नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। फेड की बैठक पर सबकी पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी क्योंकि फेड के चेयरमैन केविन वॉश की अध्यक्ष के रूप में ये पहली बैठक थी। इसमें ब्याज दरों को तो स्थिर रखा गया, लेकिन आगे के लिए अपेक्षाकृत सख्त यानी हॉकिश रुख का संकेत दिए गए हैं। ये कहा गया है कि 2026 में ही रेट बढ़ाए जा सकते हैं, यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। क्या होगा इसका असर दुनिया भर में, क्योंकि अमेरिकी फेड की बैठक का असर पूरी दुनिया पर देखा जाता है और सोने चांदी पर इसका क्या असर होगा, तमाम चीजें समझते हैं वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी से। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको, स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, आपको उम्मीद थी, आप कह भी रहे थे कि रेट ना बढ़ाए जाएं, हो सकता है कोई चेंज ना किया जाए, वही हुआ। लेकिन आपको लग रहा था कि शायद अब हॉकिश रुख नजर ना आए, लेकिन उनकी बैठक में के बाद लग रहा है कि आगे के लिए थोड़े सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये साफ निकलकर इस बैठक से सामने आया। जी हाँ, जैसा अनुमान था रेट्स के मामले में वही आया। और कमेंट्री, जैसा मैंने आपको कहा था, कमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण होती है, आगे का रुख बताया जाता है। तो आधे मेंबर्स ने वोट किया रेट ना बढ़ाए जाने के खिलाफ, आधे मेंबर्स ने वोट किया बढ़ाए जाने के खिलाफ। तो केविन वॉश, फेड गवर्नर जो होते हैं, उनको अथॉरिटी होती है, उन्होंने उसको ना बढ़ाया। जैसा मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के आदमी है तो बढ़ाए जाने का सवाल ही नहीं था। हम्म। तो वो नहीं बढ़ाए गए, पर 2007 बाकी के 26 में साल के एंड तक कुछ रेट बढ़ाए जाने का अंदेशा दिखाया गया, क्योंकि महंगाई अमेरिका में 4.2 निकल कर आई है और 3.5 पौने 4 वहां की इस समय, जिसको भारत में रेपो रेट कहते हैं, वहां पर रेट है। तो आप देख रहे हैं महंगाई रेट से ज्यादा है। तो हाँ। कायदे से नियम तो ये होता है, जब महंगाई रेट से ज्यादा हो तो रेट को उस तक लाना चाहिए जिससे कि महंगाई को कंट्रोल में लाया जा सके, पर ऐसा नहीं हुआ। पर जो लोग इकोनॉमिक्स समझते हैं, जो लोग फाइनेंशियल ट्रेडिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट समझते हैं, उनको ये एहसास हो गया कि भाई, तो दो अलग अलग फैक्टर्स थे कल। मुझे लग रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का साइन हो जाना, ईरान यूएस युद्ध का एक दिन पहले ही साइन हो जाना, उन्होंने फ्रांस में ही साइन कर लिया, वहीं से फारसी में, इंग्लिश में साइन करके पेजेश्कियां साहब ने भेजा, वहां इन्होंने उठा के उसको साइन कर दिया। वहीं पर वर्षा जगह है, उसको वर्सालीस लिखा जाता है, पर फ्रेंच वर्ड है, वर्षा बोला जाता है। तो वहां पर इन्होंने उसको उसको साइन कर दिया और टेक्निकली युद्ध समाप्त हो चुका है। ईरान ईरान और इसराइल और लेबनान का मामला अभी भी खटाई में है, इसराइल मानने को तैयार नहीं है। हाँ। और हो सकता है वो लेबनान पे अमेरिका की बात को दरकिनार करते हुए फिर हमला करे, और अमेरिका फिर उस पे, राष्ट्रपति ट्रंप उस पे नाराजगी जताएंगे। खैर, वो तो आने वाला समय बताएगा कि इसराइल क्या करता है, पर फिलहाल ये युद्ध समाप्त हो चुका है। एक कागजी तौर पर एक साइन हो चुका है। आगे कुछ शरारत होती है ईरान की तरफ से, किसी तरफ से, तो वो अलग बात है। फिलहाल के लिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके नीचे जो माइंस बिछी हुई थी, उसको, उसकी जिम्मेवारी ईरान की है उनको हटाना। तो कितनी देर में ये 2 करोड़ बैरल्स वहां से नॉर्मल हालात में रोज का तेल निकलता था, 20 मिलियन के आसपास, और 138 से 150 वेसल्स रोज निकलते थे। तो कब वो नॉर्मल आवाजाही शुरू होगी और कच्चे तेल के दाम तो ये एक अच्छी खबर थी मार्केट के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए। पर जो उधर फेड का था वो ओवरराइडिंग खबर थी। तो आप देख रहे हैं कि सोना चांदी पहले ऊपर गए, फिर उसके बाद नीचे आए, फिर तो इधर जाएं ना उधर जाएं, तो कहीं अभी कश्मकश है ऊपर नीचे की। हाँ। और ये ऊपर नीचे की कश्मकश अभी एक ठहराव सा है, $4300 के आसपास के, 1,50,000, 1,51,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ठहराव है। पर मुझे लगता है एक टेम्परेरी मार्केट अल्टीमेटली अपनी चाल चलती है अभी, क्योंकि दो ऊपर और नीचे के फैक्टर्स हैं जो फिलहाल के लिए ऊपर खींच रहे हैं, इसको नीचे खींच रहे हैं। तो इसलिए आपको वहीं पर ठहराए दिख रहा है। थोड़ा सा कल के मुकाबले प्रॉफिट बुकिंग आई है, हम्म। पर अभी इतना नहीं गिरा जितना शायद अगर ये वॉर ना रुकता तो ज्यादा गिर जाता। पर क्योंकि वॉर भी साथ में रुक गया, एक खुश भरी खबर थी, एक गोल्ड सिल्वर के लिए दुख भरी खबर थी। हाँ। तो जब दो खबर एक साथ आ जाती हैं तो आपका मन कंफ्यूज हो जाता है, तो वही आपको दिखाई दे रहा है।
सर, सोने के लिए खास तौर पर अब ये कहा जा रहा था कि अगर तेल के दाम नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे हो सकता है अब सोना अपनी चाल बढ़े, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। 2026 के अंत के लिए लोग सोच रहे थे कि अब इसमें बढ़ोतरी दिखाई देगी। लेकिन जो साल के अंत तक रेट बढ़ाने की बात की गई है, तो क्या अब इसका असर गोल्ड पर ज्यादा दिनों तक दिखाई दे सकता है? क्या सोने पर दबाव रह सकता है? क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी सर 100 से ऊपर दिखाई दे रहा है फेड के इसके बाद, और बॉन्ड यील्ड भी बढ़ते हुए दिखाई देगी। जी हाँ, बॉन्ड यील्ड का इसमें नीचे आना जरूरी है अगर सोने को चाल पकड़नी है। हम्म। तो बॉन्ड यील्ड अभी 4.5 से थोड़ी ही कम है, 4.47 के आसपास लास्ट रिकॉर्डेड मुझे दिखाई दे रही थी। हम्म। तो बॉन्ड यील्ड को करीब 4 के आसपास आना पड़ेगा अगर सोने को 5,000 की तरफ जाना है, हम्म। यानी कि 1,60,000 की तरफ जाना है, तो बॉन्ड यील्ड को कम होना पड़ेगा। पर जो महंगाई का हाल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी अर्थव्यवस्था का कर दिया है, हम्म। और पर एक अच्छी फैक्टर ये है जैसे जैसे क्रूड नीचे आएगा, हम्म। और क्रूड अगर $70 के आसपास आ जाता है, ब्रेंट की बात कर रहा हूँ, WTI तो आ गया, कल उनसे सवाल हाँ। पूछा गया तो वो जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मोदी जी तो उसमें बैठे हुए थे, यही बोल रहे थे ज्यादा। हम्म। तो उसमें ये 74-75 डॉलर कह रहे थे, वो WTI का भाव है। जो ब्रेंट का भाव है अभी भी 78 है, ज्यादातर ब्रेंट का देखा जाता है। हम्म। तो अगर ये ब्रेंट 70 तक आता है तो फिर महंगाई की आशंका अमेरिका में कम हो जाएगी। हम्म। तो अगर महंगाई की आशंका कम होती है तो आपको बॉन्ड यील्ड अपने आप, और मुझे लग रहा है क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है, इनको महंगाई तो कम करनी ही पड़ेगी, हम्म। वरना ये इलेक्शन हार जाएंगे, बिल्कुल सिरे से हार जाएंगे। पहले ही ईरान युद्ध की वजह से लोग नाराज हैं, और बची कुची कसर जो है वो महंगाई की वजह से निकल जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि महंगाई, अब इनका ध्यान जब युद्ध से हटेगा तो थोड़ा सा ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था पे देंगे कि किस तरह से इस महंगाई को कम किया जाए। और जैसे जैसे महंगाई कम होगी आपको सोने चांदी के दान, और ये भी है विक्रांत कि मुझे ये सोना चांदी, ये बॉन्ड यील्ड का जो बंधन है, रिश्तेदारी है, हाँ। इसको इसको किसी पॉइंट पे तोड़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। अभी ये बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स के, जैसे हम कई बार बात कर चुके हैं, उसके घुम्मर घेर बोलते हैं, उसमें फंसे हुए हैं। हाँ। पर ये इसमें से मुझे लगता है सोना चांदी एक इंडिपेंडेंट चाल भी चल सकते हैं। और हैरान मत होइएगा अगर कभी ये इसको तोड़ के निकल जाए। पर फिलहाल फिलहाल को इन्वर्टेड कॉमर्स में कर रहा हूँ, फिलहाल ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ के प्रेशर में है, इसलिए आपको कीमत में कभी ऊपर जाने का, कभी वो तो वॉलेटिलिटी जो है कभी ऊपर कभी नीचे वो बनी रहेगी, क्योंकि एक क्लियर डायरेक्शन लेने के लिए सोने चांदी को इस समय के एक बड़ा ट्रिगर चाहिए। हाँ। एक कोई ऐसा ट्रिगर चाहिए जो कि सोने चांदी को ऊपर ले जाए। तो वो ट्रिगर की इंतजार है, अभी भी आ सकता है। अभी तो हम जून में है, और जैसा मैं बोलता हूँ 2-4 महीने 5 महीने के ट्रेंड को 2-4-5 साल के ट्रेंड की तरह साथ एक जैसा नहीं देखना चाहिए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका गोल्ड बॉन्ड लाने पर कई बात कर सकता है, और दूसरा जो इस समय डॉलर की गिरती हुई कीमत है उसको मजबूत करना भी उनकी प्रायोरिटी होगा, तो उसकी दिशा में भी वो कोशिश करेंगे कि डॉलर को किसी तरीके से संभाला जाए। नहीं, डॉलर देखिए कीमत के लिहाज से तो डॉलर डॉलर इंडेक्स 100 से ऊपर है। हाँ। तो ये अपने आप में बता रहा है आपको कि हाँ। डॉलर की कीमत तो ऊपर है, हाँ। पर डॉलर की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, हाँ। जो परचेजिंग पावर बोलते हैं हम उसको, वो कमजोर हो चुकी है। हाँ। उसको उसको तो बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक एज ए करेंसी हम्म। की इंट्रिंसिक वैल्यू डॉलर की नहीं बढ़ेगी जब तक महंगाई। तो इसलिए महंगाई जब तक कम नहीं होगी, सारी जड़ इस समय अमेरिका, मुझे लगता है अब ईरान युद्ध एक तरफ हो गया अगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, हम्म। तो अब उनको सारा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए महंगाई के ऊपर। अगर वो महंगाई को कंट्रोल कर लेते हैं तो उनके बहुत सारे लक्ष्य इससे सिद्ध हो सकते हैं। ये टोटली उनके ऊपर है वो क्या करते हैं। ही इज अ गुड बिजनेस मैन, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज अ गुड इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। हाँ। सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है कि एलन मस्क, जो स्पेस एक्स के बारे में आजकल चर्चा चल रही है, कि आने वाले 4-5 सालों बाद अगर स्पेस एक्स, एलन मस्क जो चाह रहे हैं वो उसे अगर जमीन पर उतारने में भी कामयाब हो गए, तो चांदी की बहुत बड़ी डिमांड होगी और उन्हें बहुत चांदी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि उस समय चांदी की कीमतें एकदम रफ्तार पकड़ सकती हैं, क्योंकि जिस लेवल पर उन्हें चाहिए होगी वो डेटा सेंटर और एआई सेंटर की जो मांग है उससे भी कहीं गुना ज्यादा रहेगी। तो उसका असर चांदी पर अलग से भी दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ हम्म। कि चांदी एकदम से भाग सकती है, क्योंकि दोनों तीन आइटम कम से कम जो इस्तेमाल होती हैं जिसमें चांदी, AI, EV और आपका सोलर सेल्स, तीनों की हाँ। डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। तो इसलिए चांदी, अभी भी थोड़ी देर पहले मैं किसी एक और बिजनेस प्लेटफॉर्म पे था, उन्होंने भी मेरे से यही सवाल पूछा, तो मैंने जवाब दिया चांदी एकदम तोड़ के आगे भाग सकती है, क्योंकि
चांदी के डिमांड में बूम आ सकता है। अगर डिमांड में बूम आता है तो चांदी यहाँ से भागेगी, पर इसमें एक लिमिटेशन ये आती है विक्रांत, कि अगर चांदी बहुत ऊपर चली जाती है हाँ तो फिर जिन चीजों में वो इस्तेमाल हो रही है उन 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 मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को, उनको खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक सरदर्दी है। मान लीजिए आज चांदी $70 पे है, कल को वो बढ़ के 140 हो जाती है, तो जिन ये जो सामान है, ईवीज हैं, एआई डेटा इक्विपमेंट है, सोलर सेल्स हैं, ये तो बनाने मुश्किल हो जाएंगे। तो हम्म, मुझे लग रहा है चांदी को इतना भी नहीं बढ़ जाना चाहिए कि बिल्कुल हाँ उसकी उसकी डिमांड ही खत्म हो जाए और विकल्प कुछ कर दे, कुछ ऐसा एकदम से निकाल दिया जाए कि अब छोड़ो चांदी को। आई थिंक स्लो एंड स्टेडी अगर चांदी बढ़ेगी तो बेटर, एकदम भागी तो ये चांदी के लिए अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। पर हाँ, प्रिंसिपली स्पीकिंग जो आप बात करें, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो भी प्लान्स हैं इलॉन मस्क हो या बाकी की भी जो इंडस्ट्री है, एआई की हाँ। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अमेरिका में और अन्य जगह पर भी, उसमें चांदी की डिमांड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, क्रूड की वजह से, पेट्रोल डीजल की वजह से डिमांड बढ़ रही है। सोलर सेल्स की, ऑल्टरनेट एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की वजह से डिमांड बढ़ रही है। सर थोड़ा सा युद्ध की बात, जिस युद्ध ने 109 दिनों तक पूरी दुनिया को परेशान किया, अब जिन शर्तों पर समझौता हुआ है उसे देखते हुए तो ये लग रहा है कि ईरान ये युद्ध जीता जीता है, और उसने अपनी शर्तों पर ट्रंप को झुकने को मजबूर कर दिया। $300 बिलियन ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए और बाकी चीजों के लिए, और ईरान तमाम अपनी बाकी मांगे भी मनवाने में कामयाब रहा। तो किस तरीके से इस पूरे उसको देखा जाए, दुनिया के सामने इतना बड़ा आर्थिक संकट ट्रम्प साहब ने खड़ा किया, और उसके बाद उन्हीं चीजों पर झुके, क्या पाया अमेरिका ने? ऐसा लग रहा है कि खाली हाथ रहे। जी हाँ, मैंने आपको कहा था युद्ध के बाद क्या खोया क्या पाया होता है, और आप देखें अमेरिका ने क्या खोया, पाया तो छोड़िए, क्या खोया। आप उन्होंने अपनी अपने यहाँ महंगाई पैदा कर ली, क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर चल गई थी, उनकी जनता त्रस्त हो गई, अपने रिपब्लिकन्स को कुछ एक को अपने खिलाफ कर दिया, हाँ अपनी अप्रूवल रेटिंग उन्होंने गिरा दी, जान माल का नुकसान हुआ, उनके कितनी मिसाइल्स, कितने ड्रोन्स, कितने वो सब हताहत हुए, कितने एयरक्राफ्ट उनके, मेरे ख्याल 40-50 एयरक्राफ्ट उनके, अपाची हेलीकॉप्टर, ये वो कितने वो उन्होंने खो दिए। हम्म, तो कितना खर्च कर दिया ना जाने, तो नंबर कभी ठीक हमें पता ही नहीं लगेगा, पर मेरे हिसाब से 50-100 बिलियन डॉलर के आसपास आराम से पहुंच गया होगा, क्योंकि इतनी सेनाएं वहां लगती, इनके बेसिस थे हाँ मिडल ईस्ट कंट्रीज में, वो नष्ट हो गए। वहां पर जो रडार फैसिलिटीज थी, हाँ जो लेटेस्ट अटैक ईरान ने किया था बहरीन के ऊपर, कह रहे थे कि इनकी इनकी आंखें ही चली गई हैं अमेरिकन मिलिट्री की, क्योंकि उसी के द्वारा ये डिटेक्ट करते थे। तो इतना इन्होंने अपना नुकसान कर लिया। हम्म, 300 बिलियन डॉलर और देने पड़ेंगे हाँ इनको, कब देने पड़ेंगे? 12 बिलियन डॉलर के अभी पहली किस्त फ्रोजन एसेट्स की भी रिलीज कर रहे हैं। इनको यूरेनियम चाहिए था, यूरेनियम वहीं का वही है। इनको खमिनाई चाहिए थे, खमिनाई गए, खमिनाई के बेटे आ गए हैं। हाँ। तो कोई भी एक ऐसी चीज ये वहां से लेके नहीं आए हैं। कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं मैंने खुलवा दी, तो वो तो भाई पहले ही खुली हुई थी। पहले ही खुली। आपने जब युद्ध नहीं किया था तो हाँ तो आपने ही तो बंद करवाई, और आपने कह दिया अब मैंने उसको खुलवा दिया, उल्टा वो शर्तों के साथ खोलेगा। नीचे माइंस, सी माइंस अलग बिछी हुई हैं। तो मुझे लगता है अमेरिका इज अ नेट लूजर इन दिस होल। ये समझौता है ही नहीं, ये सरेंडर है, ये कॉम्प्रोमाइज है। ये कहीं से, मैं समझौता, डील का मतलब होता है कुछ आप मानिए कुछ हम माने। हाँ ईरान का जहां तक नुकसान है, ठीक है, ईरान के बच्चियां मरी स्कूल की, मैं मानता हूं बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ बाकी बम्बार्डमेंट ईरान के ऊपर बहुत हुई, पर कुल मिला के अगर हम देखें तो आई थिंक ईरान ने एक बहुत ही अमेरिका के मुकाबले छोटा देश होते हुए, हाँ, एरिया वाइज भी, अर्थव्यवस्था वाइज भी, आबादी वाइज भी, हर तरीके से ईरान छोटा था उनसे। और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन थे। हर तरीके से मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज, जनसंख्या वाइज, पर कैपिटा वाइज, जीडीपी वाइज, हर तरीके से छोटा था। पर मुझे लगता है उस छोटे देश ने अमेरिका को, जिसको कहते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। और किस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रम्प लोगों का सामना करेंगे, कि हाँ, भाई आप वहां से क्या करके आए, अमेरिकी जनता का सामना करेंगे। वर्ल्ड लीडर्स में कल वो उसमें आए, जब G7 मीटिंग में आते हुए, घूमते घूमते वेट करके, आई एम द बॉस। हाँ, तो ये मतलब इस प्रकार की, मैं ही मैं हूँ खाली, ऐसा लगता है। मैं जो है ना, मैं अंदर इतनी है कि बस मैं ही मैं हूँ, हर जगह मैं ही मैं हूँ। मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा सब छोटे हैं, मेरे अलावा सब बेवकूफ हैं, मेरे अलावा सब गधे हैं, मेरे अलावा किसी को समझ नहीं है, मेरे जैसा किसी के पास पैसा नहीं है, मेरे जैसी किसी की अर्थव्यवस्था नहीं है, मेरे जैसे कोई निर्णय नहीं करता है, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, मेरे जैसा कोई हैंडसम नहीं है।
मैं हूँ, बस टोटल मैं ही मैं हूँ। और बहुत ही मुझे तो लग रहा है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कल बैठ के जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हाँ है उसमें बीच में बोले, इज सच ए ब्यूटीफुल पर्सन। मुझे नहीं पता अंग्रेजी भी ये कहाँ की है। अब कभी किसी आदमी के लिए ब्यूटीफुल वर्ड नहीं यूज किया हाँ जा सकता है, हैंडसम यूज किया। इज हाँ। लाइक एन एंजल, उनको परी बताया। परी। कभी किसी किसी पुरुष को आप ना तो ब्यूटीफुल कहते हैं, ये कौन से अंग्रेजी, कहाँ की अंग्रेजी है ये। हाँ ना ही उसको उसको एंजल बताया जाता है। परी थोड़ी ना होता है जो पुरुष जाति का होता है। तो ये उनका स्टाइल है, समझ नहीं आता कब तंज कस रहे हैं। और उनकी, मैं जब ये इंटरव्यू चल रहा था तो मैं एक चैनल पर था विक्रांत, हाँ। अच्छा। और मुझसे क्यों उस चैनल के सामने उनके वो खड़े हुए थे, संवाददाता खड़े हुए हाँ थे, रिपोर्टर अमेरिका में हाथ हाँ के हाथ। और मैं उस चैनल पे उस टाइम था, तो उनके संवाददाता ने ही सवाल पूछा था और मैं वहां पर था। तो हाँ मुझे मेरे से पूछा गया, साहब देखिए ये इतनी तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की, कितनी बार इन्होंने तारीफ करी, इनके हाँ होते तो मैं किसी को अटैक भी नहीं होना। मैंने कहा मुझे इनकी किसी बात पर यकीन नहीं है, एक भी बात पर यकीन नहीं है। अभी दूसरे ही पल ये हाँ इंडिया को गालियां देनी शुरू कर देंगे, ये कुछ का कुछ कहना शुरू कर देंगे, जरा सा कुछ हुआ ये सब भूल जाएंगे। ये मुझे लग रहा है मतलब कोई बात यकीन करने लायक नहीं थी। मैंने सिरे से खारिज कर दी उस सारी बात को। कल हाँ वो रशिया की जो हमारी वो थी वो भी एक्सपायर हो गई है, आपको पता हाँ होगा विक्रांत। हाँ सर। रशिया से जो वेवर हाँ था हाँ हमें जो वो करने का, तो वो भी एक्सपायर हो गया। उनसे सवाल पूछा एक चैनल वाले ने कि भाई आप क्या करेंगे, तो कहते हैं अभी ये एक्सपायर हो रहा है, देखेंगे हम कीमतें क्या हैं, प्राइस कहाँ तक जाती है, उस बेसिस पे हम परमिशन देंगे इंडिया को मंगाने की, नहीं मंगाने की। मतलब उनका ये था। तो बड़ा ही जो सेलर्स, जो हमारे 3 सी फेरर्स मारे गए हैं, वो कहते हैं ये बहुत रफ काम है। ये तो मतलब उनका ये था भाई ये तो ऐसे काम में होता ही रहता है। कोई सॉरी नहीं थी, कोई अपॉलजी नहीं थी, कोई कोई क्षमा मांग ले कि किसी की जान चली गई, कि कोई परिवार उजड़ गए हम्म, आपकी एक जिद की वजह से, आपको आपके एक निहत्तों के ऊपर, सिविल शिप के ऊपर नेवल शिप ने अटैक किया। कोई रिग्रेट नहीं था, कोई रिमो। बड़ा टफ का, दिस इज अ वेरी टफ जॉब, ये वो। अच्छा मुझे पता लगा ऐसे, बड़ी अजीब सी, मतलब मैंने बहुत अपने 35-36 साल के जी। करियर में विक्रांत बहुत राजनेता देखे, हाँ बहुत हेड्स ऑफ स्टेट देखे, बहुत समय से मैं मीडिया से भी जुड़ा हाँ हुआ हूँ, बहुत लोगों को मैं बात करता रहा, उनको ऑब्जर्व कर, जब मीडिया से नहीं भी जुड़ा हुआ था तो मैं इनको ऑब्जर्व करता था इन लोगों को। पर हाँ। मैंने इस प्रकार के प्राणी देखे नहीं पहले। हम्म। बिल्कुल, वो अपनी तरह के तो अकेले ही हैं सर। एक और चीज सर समझना हम्म। चाहूंगा कि हॉर्मोज को खोलने की बात की गई है, क्योंकि हॉर्मोज ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक तरह से गर्दन दबोच दी थी। ये कहा गया है कि 60 दिनों तक उस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ईरान और ओमान आगे क्या होगा, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वहां पर, उसके बारे में वो अभी डिस्कशन करेंगे बाकी पर्शियन गल्फ स्टेट्स के साथ मिलकर। तो ये तो अभी केवल 60 दिनों के लिए वो स्थिति बनी है जो पहले वाली थी कि किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आने वाले समय में तो ईरान ने इसमें भी अपना अपर हैंड रखा है। बिल्कुल सीज फायर मानता हूं मैं इसको, मैं हाँ कोई ये डील नहीं मानता। हाँ 60 दिनों की सीज फायर है। हाँ 60 दिनों बाद क्या होगा? 60 दिनों बाद क्या फिर से ईरान जब टोल लगाना चाहेगा या फी लगाना चाहेगा, जो भी लगाना चाहेगा, तो क्या उसको उसको ट्रम्प स्वीकार करेंगे, दुनिया स्वीकार करेगी? हम्म, ये अभी पूरी तरह से बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। तो कुछ भी नहीं हुआ है। आई मीन ठीक है, फिलहाल काइनेटिक वॉर जो था वो एक प्रकार से रुकी, वो भी अभी इसराइल लेबनान का नहीं पता क्या है सीन, हाँ क्योंकि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इसराइल फिर लेबनान के ऊपर, अपने हिजबुल्लाह के ऊपर, ठिकानों के ऊपर अटैक जारी रहे। वहां उसने अपने सैनिक भी उतार रखे हैं, शायद आपको पता होगा। इसराइल के सैनिक लेबनान में हैं, उन्होंने वहां पर घेराबंदी करी हुई है, कुछ जगह पे वो कब्जा करके बैठे हैं। तो वो कह रहे हैं वापस जाएं यहाँ से। लेबनान वाले कह रहे हैं बेरूट के आसपास इनके सैनिक है कि इनको वापस जाना चाहिए अब। तो पहले तो नेतन्याहू उनकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इससे तो मुझे को बहुत ऐसा ऐसा कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड सोल्यूशन हुआ है नहीं, पर अमेरिका ने किरकिरी जरूर कराई है अपनी, ये तो साफ नजर आ रहा है। सर, एक अंतिम सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि आज मैं अखबार में एक खबर छपी थी, उसको पढ़ रहा था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो इसमें लिखा था कि भारतीय निवेशकों का जो नजरिया है क्रिप्टो को लेकर वो भी थोड़ा सा बदला है, और जो एसआईपी और क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट पहले के मुकाबले ज्यादा हुआ है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? यहाँ जो 35 साल से कम के व्यक्ति हैं विक्रांत, हाँ आप अगर पैटर्न देखेंगे, हमने इसका एनालिसिस किया था, 35 साल से कम जो व्यक्ति हैं उन्होंने क्रिप्टो में
क्योंकि देखिए इलीगल तो है नहीं भारत हाँ में। अगर बिल्कुल। लीगल नहीं है तो इलीगल भी नहीं है, इसको हाँ वीडीए डिक्लेयर किया गया है आयकर अधिनियमों के अंतर्गत, वर्चुअल डिजिटल एसेट है। हाँ करेंसी मत बोलिए आप, इसको एसेट बोलिए। तो जब इलीगल नहीं है तो ये जो आपके क्रिप्टो एक्सचेंजेस चल रहे हैं, इन्होंने बहुतों ने एसआईपी शुरू करी हुई है, उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं, लंबे वक्त के लिए रख सकते हैं। और ये जो 2-2.5 लाख कि बहुत सारे कॉइन्स की कीमतें इसके आसपास घूमती हैं। बिटकॉइन तो खैर काफी ज्यादा बहुत वॉलेटाइल है। और ये भी माना जाता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं तो वो तो आपको पता है क्रिप्टो के शौकीन हैं, उनका खुद का क्रिप्टो का परिवार का कोई बिजनेस भी हाँ है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस करके, जो कि पाकिस्तान में उनके जो मुल्ला मुनीर मुनीर हैं। बाकी ये भी नहीं समझ में आता, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो, आई लव मुनीर ऑल्सो, मोदी मुनीर एक साथ प्रेम कैसे हो जाता है ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि भारत तो स्वीकार नहीं करेगा, आई लव पाकिस्तान भी हो जाता है। हाँ तो इसलिए इसलिए क्रिप्टो में मुझे लग रहा है कि बहुत वॉलेटाइल है, क्योंकि फंडामेंटल्स पे हाँ। बेस नहीं है। हम्म। विक्रांत देखिए, सबसे ज्यादा फंडामेंटल्स होते हैं शेयर्स में, उससे कम हाँ फंडामेंटल्स होते हैं गोल्ड में। गोल्ड सिल्वर कम से कम एक फिजिकल चीज है, माइनिंग की जाती है, हाँ निकलती है, रिजर्व्स होते हैं सबके पास। पर इसका तो कोई माई बाप ही नहीं है ना, हाँ, आपको क्रिप्टो ये का। कम से कम ये सोना तो ये दिखाई तो तो ये तो देता है। हाँ हाँ, अब ये तो माइनिंग की जाती है। कौन माइनिंग, अब आज तक नहीं पता वो सातोशी नाकामोटो वो कहाँ है, कोई इस नाम का व्यक्ति है नहीं है। पीछे पता लगा था कोई इस नाम का व्यक्ति है, असली पता लग गया। जिसका माई बाप ही नहीं पता, जो हाँ सबसे बड़ी क्रिप्टो की करेंसी है बिटकॉइन, हाँ उसको पता ही नहीं कि कौन है वो, माइनिंग कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है, बाउंड्री नहीं है, अलग अलग देशों के अलग अलग कानून है। इसलिए मैं ज्यादा क्रिप्टो पर मैं ना तो ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि मैं अगर ज्यादा बोलूं तो फिर लोगों का रुझान होने लगता है उस तरफ, हाँ। सवाल भी आने लगते हैं, और सब सवालों का जवाब मैं देना भी नहीं चाहता हूँ। अगर मुझे पता भी होते हैं तो मैं नहीं देता, बिकॉज बहुत ही खतरनाक काम है। हम्म। और मुझे लगता है खून पसीने की कमाई के लिए नहीं है। हाँ, किसी को कई बार क्या होता है, फालतू पैसे होते हैं, फालतू पैसे मतलब वैसे पैसे कभी भी हाँ फालतू नहीं होते। पर बिल्कुल। कभी कभी कोई ऐसे कहता है फालतू पैसे, चलो यार ये 10-20 हजार, लाख 2 लाख ये आ भी गए चले भी गए तो कोई बात नहीं, आ भी गए। अगर उस प्रकार का है नजरिया, या बहुत ज्यादा आपकी रिस्क एपेटाइट है, हाँ मुझे लगता है विक्रांत, कि अगर किसी ने क्रिप्टो में ही लगाना है तो वो फिर स्टॉक मार्केट में लगाए। अगर हाँ आप रिस्की एसेट्स में बिलीव करते हैं और आप स्टॉक मार्केट से आज तक नहीं जुड़े हैं, हाँ। और आप सीधा क्रिप्टो को देख रहे हैं, पर हम्म। स्टॉक मार्केट को आपने बाईपास किया हुआ है, तो पहले आप स्टॉक मार्केट को देखें, फिर आप क्रिप्टो पे जाएं। हाँ तो ये मैं लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि अपना आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखिए। अभी एनएससी का इशू आने वाला है। हाँ, मैं एक बहुत बड़ा विश्लेषण लेके आ रहा हूँ अपने चैनल शरद कोहली ऑफिशियल पे, जी। कि वो एनएससी का इशू किस प्रकार का इशू है, और कब कब कौन से इंस्टीट्यूशंस ने इसमें शेयर लिए थे, कितनी, अगर ये कितने पे लिस्टिंग होती है तो क्या मुनाफा देगा, उस पे हमारी मेरी टीम रिसर्च कर रही है। मैं लेकर आऊंगा इसमें पूरा। तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्रिप्टो तो लॉटरी की तरह है, हाँ ऊपर गया तो खबर, क्योंकि जो चीज खाली खबरों के आधार पर चल रही है, हाँ इसमें डिमांड सप्लाई बनती है खबरों से भी, गोल्ड हाँ सिल्वर में भी होता है ऐसे, हाँ खबरों में बनती है, पर कम से कम एक छुई जाने वाली चीज तो है ना, घर घर में है। हाँ गोल्ड सिल्वर घर घर में होता है, ये तो क्या क्रिप्टो का तो हवा हवाई है सारी चीजें। तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा बोलता नहीं हूँ। हालांकि मुझे पूरी सबसे पहले जब क्रिप्टो करेंसी आई थी, उनमें सबसे पहले बोलने वाले व्यक्तियों में मैं था। जी। पर जैसे जैसे मुझे इसकी सच्चाई पता लगती गई, जैसे जैसे मुझे इसकी असलियत और इसका सारा खेल समझ आता गया, तो मुझे लगा, देखिए जब कोई एक्सपर्ट आके बोलता है, उसके लोग उसको सुनते हैं, हाँ और सुनकर लोग प्रभावित होते हैं, प्रभावित होके वो कहते हैं यार उसने भी बोला है तो ले लेना चाहिए। तो मुझे लगता है खून पसीने की कमाई को अभी क्रिप्टो से दूर रहना चाहिए। और कितने सारे निवेश के संसाधन हैं हाँ उसमें उसमें आप देखिए ना, वो तो जब क्रिप्टो को, जब अगर आप बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, रातों रात बनाना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। हाँ अगर आप स्टॉक मार्केट से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो क्रिप्टो से पहले आपको स्टॉक मार्केट को यू शुड टेस्ट वाटर्स, म्यूचुअल फंड के जरिए या सीधा आके बहुत बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में भी बन सकता है, बनाया गया है, बना रहे हैं। बिल्कुल। और वो तो पूरी तरीके से क्रिप्टो तो सर एकदम स्पेकुलेटिव चीज है ना। और शेयर मार्केट कम हम्म। से कम आपको दिखाई देती है, सोना चांदी आप छू सकते हैं। तो लेकिन मैं बस इसलिए इसका सवाल पूछ रहा था क्योंकि मुझे अभी तक इस तरीके का वो लगता था आशंका कि इसमें लोग लॉन्ग टर्म क्यों निवेश करेंगे। जो भी जा रहा होगा वो स्पेकुलेटिव कमाना चाह रहा होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहे हैं तो उसको उसको भी कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या?
नहीं, लॉन्ग टर्म देखिए विक्रांत, लॉन्ग टर्म अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो इतनी वॉलेटाइल रहती है। अब यही आज से अगर आप 5 7 8 साल पहले जाएं तो बिटकॉइन मैंने तो $3 का भी देखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सर। अब अगर उस टाइम देखिए, उस टाइम अब जिसने लॉन्ग टर्म सोचा होगा तो आज वो कहाँ 60 70 लाख पे खड़ा होगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में एसेट्स रिटर्न देते हैं। पर यहाँ, और ये भी देगा, मुझे उम्मीद है कि ये भी देगा, हो सकता है बड़े रिटर्न भी दे, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। पर यह है कि क्योंकि बेसलेस इन्वेस्टमेंट, इसका कोई बेस नहीं है। तो जिसका बेस नहीं होता वहां, उससे बेहतर है कि आप, हो सकता है बड़े रिटर्न्स कमाएं, तो पर आप फंस भी सकते हैं इसमें। अब वॉलेट चोरी हो जाते हैं, अब किसी का फोन खो गया, उसने क्या हुआ, वॉलेट वो लैपटॉप पे सेव नहीं किया हुआ था, वो फोन खोया, साथ साथ ऐसा वॉलेट भी बहुत चला लोगों के गया। साथ हुआ था सर, बहुत लोगों के साथ शुरू में हाँ हुआ। हाँ। हाँ तो अब आप सोचिए ना, आप ऐसी चीज में कर रहे हैं जिसका कोई बेस ही नहीं को आता पता, उसको समझ ही ना आए क्या करे, वो चले गए पैसे। और आप हैरान होंगे, ये जिस टाइम बिटकॉइन 25 30 लाख का था, उसके करीब 3 कॉइन्स उसमें पड़े हुए थे, उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता मैं। जी 1 करोड़ रुपए का उसका नुकसान हुआ, एक फोन खो जाने की वजह से। 50,000 रुपए का फोन था और 1 करोड़ रुपए उसके चले गए, क्योंकि उसने उसको कहीं सेव नहीं किया हुआ था, वो आईडी नहीं थी, और वो ना उसको कोई डिटेल, सब कुछ था जो फोन में था, तो फोन का उसको गम नहीं था। उसको गम था कि मेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो। तो इस प्रकार की जो चीज होती है, अब यही अगर मान लीजिए आपके शेयर्स पड़े होते हाँ। किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप उस कंपनी को फोन करके, हम्म, और आप बड़े, और कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज था वो संपर्क, आप उस कंपनी को फोन करके, आप अपने डीमैट अकाउंट तो आपका किसी बैंक से लिंक्ड होता है, बिल्कुल। वहां से आप आराम से डिटेल निकाल सकते हैं। तो जो चीज में जितना बड़ा, बहुत ज्यादा रिस्क, देखिए मैं, ऐसा नहीं है कि मैं रिस्क लेने के फेवर में नहीं हूँ। मैं जब स्टॉक मार्केट्स का नाम लेता हूं, तो मैं, इसका मतलब मैं रिस्क के फेवर पे, इतना भी रिस्क ना लिया जाए हाँ कि कल को आपकी पूंजी जो है चली जाए। हाँ, जैसे आप स्वाद चखना चाहते हैं हाँ। विक्रांत, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर स्वाद चखना है, तो थोड़ा थोड़ा, जैसे ऐसा थोड़ा 5 10 हज़ार रुपए का एक्सपेरिमेंट कर लिया, वो करा जा सकता है। आई विल नॉट बी अगेंस्ट इट। हाँ बिल्कुल शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो निवेशकों को शुक्रिया। चाहिए ही सर कि अपना पैसा, आपका बहुत खून पसीने का है, तो थोड़ा सुरक्षित निवेश ही करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप जुड़े, चर्चा थैंक यू। में शामिल हुए। थैंक